जय हिंद दोस्तों। सौरमंडल की आज दूसरी क्लास शुरू करते हैं। कल हम सौरमंडल के विषय में कुछ थोड़ी जानकारी हासिल की है। एक खगोल संघ की एक रिपोर्ट हम आपको बताए थे कि जो उपग्रहों की संख्या है उसमें कुछ इजाफा हुआ है। शनि के उपग्रहों की संख्या 145 हम आपको बताए थे। इसके पहले बृहस्पति ग्रह की संख्या, उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक हम आपको बताए थे, लेकिन कुछ नई खोजें हुई हैं जिसमें से इस समय शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। तो सौरमंडल के टॉपिक में आज थोड़ा सा कुछ विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें देखिए ब्रह्मांड के विषय में जानते हैं। इसे आप लोग पढ़ते होंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। और ये जैसे आपको स्क्रीन दिख रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके विषय में समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए ब्रह्मांड क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही है। तो ब्रह्मांड उसे कहते हैं, ये पूरा जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो ब्रह्मांड एक बहुत पूरा, ये पृथ्वी जैसे है जिसमें हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी ग्रह है। तो ये तो एक छोटा सा पिंड है, एक छोटा सा गोला है। इसी प्रकार लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में इस ब्रह्मांड में सौरमंडल उपस्थित हो सकते हैं, आकाश गंगाएं उपस्थित हो सकती हैं। तो ब्रह्मांड सबसे बड़ा यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, और जिसमें सभी आकाश गंगाएं और सभी सौरमंडल उपस्थित होते हैं। वर्तमान में हमारा ही सौरमंडल जो है जिसमें सूर्य सबसे प्रमुख है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में बहुत से ढेर सारे सौरमंडल हो सकते हैं। थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड है। सपोज दैट हम कुछ क्षण के लिए ये मान लेते हैं जैसे ये एक ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाएं लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं होती हैं, और उन आकाश गंगाओं में लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में सौरमंडल हो सकते हैं। और जो हमारा सौरमंडल है उसकी आकाश गंगा को हम दुग्ध मेखला कहते हैं या फिर मंदाकिनी कहते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड जिसमें कई आकाश गंगाएं हो सकती हैं और कई सौरमंडल हो सकते हैं, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती है। और अभी तक कोई वैज्ञानिक अभी तक इतनी सभी पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपको ये पता ही है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। तो इसलिए ब्रह्मांड का भी अध्ययन कोई वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए हैं कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है और इसमें कितनी आकाश गंगाएं हैं और कितने इसमें सौरमंडल हैं। ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, एक थ्योरी आपने पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी का मतलब यह है कि कहा यह जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक मतलब विस्फोट से हुई है, जिसमें से बहुत से ढेर सारे खगोलीय पिंड आकाश में मतलब बिखर गए, और उस प्रकार से ब्रह्मांड कई आकाश गंगाओं में टूटा, और कई आकाश गंगाओं के बाद कई सौरमंडल मिल करके, तारा जो सौरमंडल मिल करके इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन गोल्ड, इन्होंने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के विषय में बताया है। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन गोल्ड, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के विषय में बताया है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम
कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। आकाशगंगा क्या होता है? तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। मतलब एक आकाशगंगा में कई तारे हो सकते हैं और तारों के अलावा उसमें धूल के कण भी हो सकते हैं, गैसीय पिंड हो सकते हैं, तो ये इसे आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा जो हमारी का मतलब यह है जो सौर मंडल है, हमारा सौर मंडल है जिसका प्रमुख सूर्य है, इसमें 8 ग्रह और बहुत से उपग्रह हैं, तो इसके जिसमें है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, या फिर इसे दूध मेखला कहते हैं, या फिर इसे मिल्की वे कहते हैं। दूध मेखला का मतलब होता है मिल्की वे या मंदाकिनी कहा जाता है। और ये हमारी मंदाकिनी जो है ये सर्पिलाकार है, मतलब स्पाइरल नुमा है, मतलब एक सर्प के आकार की स्पाइरल नुमा है। तो इसी प्रकार से बहुत सी आकाशगंगाएं हो सकती हैं, जिसमें से एक देखिए दिया हुआ है कि नवीनतम ज्ञात आंकड़ों के आधार पर एक नई मंदाकिनी खोजी गई है। इस मंदाकिनी का नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। तो ये सबसे नई खोजी गई मंदाकिनी है जिसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मंदाकिनी कहते हैं। सूर्य 250 सूर्य आप जानते हैं, सूर्य जो है एक तारा है जो गैसीय पिंड है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण होता है और ये पूरे सौर मंडल में जिसमें 8 ग्रह और बहुत से उपग्रह हैं, ये सूर्य ही सबसे मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। इसी की वजह से पूरे सौर मंडल में ऊर्जा प्राप्त होती है और सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं सबको एनर्जी इस सूर्य की वजह से ही प्राप्त होती है। तो आपको बता दें, सूर्य का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। सूर्य एक गैसीय पिंड है और जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं। जब हाइड्रोजन हीलियम में टूटता है तब ऊर्जा निकलती है। इसी को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं या नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सूर्य भी चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है मतलब अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। तो सूर्य भी घूमता है। तो सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मंदाकिनी मतलब जो दुग्ध मेखला हमारी मंदाकिनी इसका चक्कर लगाता है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इसका चक्कर लगाता है और इसी को हम एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक ब्रह्मांड वर्ष इसी को कहते हैं। जो सूर्य जो होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब मंदाकिनी का चक्कर लगा ले तो उसे हम एक वर्ष कहते हैं। एक वर्ष का मतलब यह है, जैसे हम आप लोगों को ये मालूम है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो जब पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगा लेती है तो उसे हम एक वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी का एक वर्ष जैसे है ना, तो उसी प्रकार से सूर्य जो होता है ना मंदाकिनी का एक चक्कर लगा लेती है तो उसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और ये 22.5 वर्षों में पूरा करता है। ये वर्ष का मतलब ये है कि जैसे पृथ्वी का वर्ष होता है ना 365 दिन का या 366 दिन का, तो उसी प्रकार से 22.5 वर्षों में ये ब्रह्मांड वर्ष होता है जो सूर्य का चक्कर सूर्य लगाता है मंदाकिनी का चक्कर। तो ये आप समझ गए होंगे कि मंदाकिनी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है तो उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? जब सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है तो उसे हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं जब एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो आगे थोड़ा सा और देखते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें कुछ प्रश्न और दिए हुए हैं। जैसे पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा होता है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो स्थित तारा है वो तो सूर्य ही है और सूर्य ही सबसे प्रमुख तारा है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य के अलावा और कोई तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, दूसरा ऐसा एक तारा है जिसका नाम है
प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी ये दूसरा सबसे निकटतम पृथ्वी का तारा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम दूसरा तारा कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के अलावा कोई ऐसा तारा है जो पृथ्वी के नजदीक है, तो आप बताएंगे प्रैक्सिमा सेंचुरी। ये सेंचुरी समूह का एक तारा है। तो एक क्वेश्चन और देखिए इसमें दिया हुआ है, सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा क्या होता है, ये कौन सी स्थिति होती है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं? तो जब किसी तारे में अधिक प्रकाश के कारण विस्फोट हो जाए। मतलब देखिए जो तारे होते हैं उनकी भी एक लाइफ होती है, एक उम्र होती है। जब कोई तारा वृद्धावस्था में पहुंचता है तो अंत में उसको नष्ट होना ही है और नष्ट हो जाता है। जब कैसी ऐसी स्थिति आती है जब वो अंतिम स्टेज में होता है तो उसमें बहुत तेज प्रकाश होता है और उस प्रकाश की वजह से उसमें एक विस्फोट हो जाता है और उस विस्फोट जब होने की प्रक्रिया को ही सुपरनोवा कहते हैं। तो सुपरनोवा एक प्रक्रिया है जो किसी तारे के साथ ये घटना घटती है। जब कोई तारा अपनी मतलब वृद्धावस्था में पहुंचता है और उसमें विस्फोट होने वाला होता है तो उस स्थिति को हम सुपरनोवा कहते हैं। कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो ये किसी भी तारे के साथ हो सकता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का जीवन अनंत नहीं है, कहीं ना कहीं इसका अंत है। जैसे आप पढ़ते हैं 5 अरब वर्ष लगभग सूर्य का जीवन है। तो इस प्रकार से ये सुपरनोवा को आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न दिया है, जैसे तारा टिमटिमाते हैं किनकी वजह से? मतलब तारा हमको इस पृथ्वी से हम जब देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये कैसे दिखाई देता है? तारा टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तारा टिमटिमाना इसे कहते हैं। इसका मतलब ये है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, आप देखते हैं पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर के हम देखते हैं तो ये वायुमंडल कहा जाता है। और सूर्य जहाँ पर है, सूर्य और वहाँ पर बहुत से खगोलीय पिंड होते हैं, तारे होते हैं। तो पृथ्वी से देखने पर हमें तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायुमंडल में धूल के कण या धूप के कण या बादल ये सब होते हैं और इनकी वजह से जो सूर्य की रोशनी जो होती है या फिर तारों की रोशनी होती है सीधा पृथ्वी तक नहीं आ पाती है। बीच में आप देख सकते, मतलब बीच में कुछ कणे होते हैं, उनमें टकरा करके जब ये प्रकाश आता है तो हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। और यही जो बीच में अवरोधक आते हैं इसी की वजह से तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग ये जानते हैं कि एक दर्पण है, यदि उसमें अगर रोशनी डाली जाए तो एक रिफ्लेक्स होता है। तो ये ऐसी प्रक्रिया जब वायुमंडल में धूल के कणों की वजह से प्रकाश टकरा करके जब इधर उधर बिखरती है तो उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न यह है, तारा मंडल वर्तमान में कितने? तारा मंडल का मतलब तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारा मंडल कहा जाता है। और वर्तमान में तारा मंडलों की संख्या 89 गिनी गई है। अभी तक खोजे गए तारा मंडल जो हैं, मतलब मंदाकिनी के अंतर्गत अभी तक जो हमारी मंदाकिनी है दुग्ध मेखला, इसके अंतर्गत 89 तारा मंडल है, जिसमें से एक जो है हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल का सबसे हेड सूर्य है, उसमें 8 ग्रह हैं और ढेर सारे उपग्रह हैं और उल्का पिंड हो सकते हैं, क्षुद्र ग्रह हो सकते हैं, बौने ग्रह हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं सौर मंडल में। तो जैसे अगला प्रश्न दिया हुआ है, उल्का क्या होता है और उल्का पिंड क्या होते हैं? तो देखिए जब कोई तारा कभी किसी मतलब गति की वजह से या स्पीड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, जब उसमें मतलब एक प्रकार के टेम्परेचर की वजह से उसमें आग लग जाती है और वो जल करके नष्ट हो जाता है आकाश में ही, तो उसे उल्का कहते हैं। और उल्का पिंड का मतलब ये हुआ जब वो अधूरा जला हो, पूर्ण रूप से न जल पाए, तो उसे हम उल्का पिंड कहते हैं।
और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड में क्या होता है, तो इसमें मुख्य रूप से लोहा और निकल पाया जाता है। उल्का पिंड में कौन कौन से धातुएं पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे लोहा और निकल मुख्य रूप से उल्का पिंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये बौने ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह जो होते हैं, इनके बीच में ये चक्कर लगाते हैं, बीच में घूमते हैं। और वर्तमान में लगभग 4500 क्षुद्र ग्रह हैं। कितने हैं? 4500 क्षुद्र ग्रह गिने गए हैं। और इसमें एक क्वेश्चन ये दिया है, शीर्ष सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए वो कौन सा क्षुद्र ग्रह जो सबसे चमकीला है, तो दिया हुआ है शीर्ष सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है, मतलब बौना ग्रह है। ठीक है। और देखिए इस अभी ये सौर मंडल जो हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके ये आज का दूसरा दिन है, दूसरा आज पढ़ा रहे हैं। इसके बाद अभी इसमें 2-3 लेक्चर और छोटे छोटे आने वाले हैं। बस आप लोग इसी प्रकार प्रेजेंस देखते रहिए और चैनल को प्रमोट करिए। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे और अगली क्लास में अभी जो ग्रह हैं, पृथ्वी और मंगल, ढेर सारे जो अभी ग्रह हैं, 8 ग्रह के विषय में पढ़ना है। और इनकी चंद्रमाओं के विषय में, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इसके विषय में पढ़ना है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है वीडियो है। और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आज इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।